अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है केस लॉ पे असफंद यारवली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और ये जो केस लॉ है ये पहले एक्चुअली अपलोड हो चुका है, लेकिन उसमें मेरी वॉइस का कोई मसला है जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को उसकी समझ नहीं आती। तो इसलिए मैंने फिर ये दोबारा से रिकॉर्ड किया है लेक्चर, ताकि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके और अच्छे तरीके से आप लोगों को इस केस की समझ आ सके। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये केस रिपोर्ट कब हुआ था। ये केस रिपोर्ट हुआ था PLD 2001 और सुप्रीम कोर्ट SC 607। ठीक है, 2001 में ये रिपोर्ट हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 607 का ये हिस्सा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये केस दायर क्यों किया गया था। वैसे तो 5 नंबर का इसमें से आना होता है और इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेप्ट देना लाजमी होता ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके ये केस क्यों किया गया था और इस केस के पीछे मुतहरिकात क्या थे। ये केस किया गया था जी नैब ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़। ठीक है, और नैब ऑर्डिनेंस को कौन लेके आया था? नैब ऑर्डिनेंस को लेके आए थे परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नैब ऑर्डिनेंस जारी किया था 2000 में। और जो असफंद यारवली हैं और उनके साथ बाकी पेटिशनर्स भी थे, ये कोई अकेले नहीं थे, काफ़ी सारे पेटिशनर्स थे जो इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो एक्ट है या ये जो ऑर्डिनेंस है ये बुनियादी राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके ख़िलाफ़ है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। और इसके अलावा उन्हें ये लगता था कि ये एक अलग से कोर्ट सिस्टम की डेवलपमेंट है, ये जो ऑर्डिनेंस है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर किया इस ऑर्डिनेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि जितनी रिव्यू पिटीशंस थी उन सबको इकट्ठा किया और एक ही जजमेंट में उन सब का जवाब दिया, या आप कह सकते हैं कि एक ही जजमेंट में उन तमाम रिव्यू पिटीशंस को ख़त्म कर दिया। ये थे वो फैक्ट्स जो इस केस को वजूद में लाने की वजह बने थे और ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये जो केस था ये एक्चुअली था किसके मुतालिक, ये क्यों जो है रिपोर्ट हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो केस था ये नैब ऑर्डिनेंस के मुतालिक था, या सवाल मोल्ड करके वो ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा केस था जो नैब ऑर्डिनेंस के मुतालिक था। तो असफंद यारवली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2021 PLD एंड SC सुप्रीम कोर्ट 607 जो केस है वो नैब ऑर्डिनेंस के मुतालिक था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों को फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अब हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं एक्चुअली जो MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं और जो आते हैं। केस का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट चीफ जस्टिस का नाम है। उससे पहले मुझे उन लोगों को थैंक्स करना है जिन्होंने मेरी ये गलती बताई मुझे, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। और उसके अलावा आप सबसे सॉरी करना था जो मुझसे गलती हुई चीफ जस्टिस का नाम बताने में। तो इतने सारे जस्टिस थे वहाँ पे, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं रहा कि मैंने आप लोगों को चीफ जस्टिस का नाम गलत बता दिया। बहरहाल सो सॉरी। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअली चीफ जस्टिस जो थे इस केस में। चीफ जस्टिस का नाम था इरशाद हसन खान। जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे वो उस बेंच का हिस्सा थे, वो चीफ जस्टिस नहीं थे। इस केस में टोटल जजेस की तादाद 17 थी, यानी कि 17 जजेस का एक बेंच था। 17 जजेस में से चंद एक नाम ये हैं: चौधरी इजाज़ अहमद, जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी, जस्टिस तारिक परवेज़, जस्टिस खलीलुर रहमान रामदे। ठीक है, तो ये जो चंद नाम हैं ये भी आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि ये जो रिव्यू पिटीशन थी ये अकेले असफंद यारवली ने नहीं की थी, बल्कि उनके साथ बाकी पिटिशनर्स भी थे। तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ रिव्यू पिटीशन थी वो अकेले असफंद यारवली ने नहीं की थी, बल्कि उनके साथ बाकी लोग भी थे जो कि PM मसूद चिश्ती थे, असफंद यारवली ख़ान और अनवर सैफुल्ला ख़ान। ठीक है, ये 3 नाम थे इम्पॉर्टेंट जिन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की थी नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो केस था ये कौन से आर्टिकल का सहारा लेके किया गया था, किस आर्टिकल के अंडर किया गया था। ये केस दायर किया गया था आर्टिकल 184(3) और जो आर्टिकल 184(3) है ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आर्टिकल 199 जो कि हाई कोर्ट की जजमेंट के मुतालिक है
उसको प्रेजुडिस किए बगैर, उसको छेड़खानी किए बगैर जो सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ कहीं पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी और फंडामेंटल राइट्स का मामला आएगा, तो वो कोई भी ऐसा ऑर्डर जारी कर सकती है जो वो सही समझती है। तो इस चीज़ को बुनियाद बना के नैब ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो है रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अगला जो पॉइंट है वो ये आता है कि 184(3) आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट फंडामेंटल राइट्स है। तो वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका सहारा लेके ये केस दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी तफसील क्या है। तो बहुत ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को वो फंडामेंटल राइट्स और वो किसके मुतालिक हैं वो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। इस केस में सहारा लिया गया था आर्टिकल नंबर 15 का। आर्टिकल नंबर 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के मुतालिक है, उसका सहारा लिया गया था। ये कहा गया था कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये इसके अगेंस्ट है। तो आप लोगों ने ये चीज़ खुद ही अब सोच लेनी है कि ये जितनी भी बातें हैं नैब ऑर्डिनेंस को इसके अगेंस्ट करार दिया गया था, तभी ये केस वजूद में आया था। फिर सहारा लिया गया था आर्टिकल नंबर 16 का, जो कि फ्रीडम ऑफ असेंबली के मुतालिक है, और फिर आर्टिकल नंबर 17 जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के मुतालिक है। आर्टिकल नंबर 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, आर्टिकल नंबर 26 नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, आर्टिकल नंबर 27 एंड आर्टिकल नंबर 28। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनका सहारा लिया गया था, और इस नैब ऑर्डिनेंस को इन तमाम आर्टिकल्स के अगेंस्ट, यानी कि इन तमाम फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो है वो बताया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये केस डिसाइड कब हुआ था, कौन सी तारीख को ये केस डिसाइड हुआ था। तो ये केस डिसाइड हुआ था 24 अप्रैल 2021, ठीक है। 24 अप्रैल 2001 को ये केस डिसाइड किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिव्यू पिटीशन को इकट्ठा करके एक ही जजमेंट में निपटा दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एमसीक्यू ये है कि ये जो केस था इसका फैसला किसके हक में आया था। तो इन फेवर ऑफ नैब ऑर्डिनेंस, ठीक है। इन फेवर का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नैब ऑर्डिनेंस के हक में इसका फैसला आया था। अगला सवाल इसी केस में से कुछ इस तरह से आता है, द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर नैब ऑर्डिनेंस 1999 वैलिड हैविंग इफेक्ट ऑफ, और ये जो अगला वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ ये जो ऑर्डिनेंस था ये वैलिड करार दिया गया था, और 1999 का ये ऑर्डिनेंस है, लेकिन इसके फेवर में जजमेंट जो आई थी वो आई थी 2000 में, और 2000 में इसको वैलिड करार दिया गया था। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है साबका, और इफ़ेक्ट का मतलब है असरात। तो ये जो केस था ये अपने साबका असरात के साथ वैलिड करार दिया गया था। और जो लास्ट पॉइंट है इसका वो जहन नशीन कर लें कि ये कहा गया था रिव्यू में कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये कोर्ट की पावर्स को कम कर देगा, ठीक है। कोर्ट के अगेंस्ट एक और कोर्ट जो है वो तश्कील दी जा रही है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑर्डिनेंस एक अलग चीज़ है, और इससे मुल्क में बेहतरी आएगी, ना कि ये कोर्ट की पावर्स को कम करने के लिए है। आज का हमारा लेक्चर अस्फंदयार वाली केस पे, और कोशिश की है कि इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं। लेकिन अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।